जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कि एआरओ हमीरपुर का आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यह पेपर कब का है? यह पेपर आपका 1 नवंबर 2020 का है। कहाँ का? एआरओ हमीरपुर का। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पेपर की तरफ, जो कि हमारा पहला सेक्शन है हमारा जनरल नॉलेज का, यानी सामान्य ज्ञान। तो ये बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। भारत में पहली बुलेट ट्रेन जुड़ेगी किस, मतलब कहाँ से कहाँ तक जुड़ेगी? तो ऑप्शन है दिल्ली अहमदाबाद, अहमदाबाद आगरा, दिल्ली एंड मुंबई, अहमदाबाद एंड मुंबई। तो इसका आंसर है अहमदाबाद एंड मुंबई। जो भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी। देखिए, सितंबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शिंजो अबे, इन दोनों ने भारत में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। कोई भी ट्रेन जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की होती है, वो ट्रेन बुलेट ट्रेन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे जो ये क्वेश्चन है, ये कहता है अहमदाबाद मुंबई रूट में। ये रूट कितना बड़ा है? ये रूट है आपका 508 किलोमीटर का रूट है ये। ठीक है, कब तक बनने की उम्मीद है? उम्मीद तो जताई जाएगी 2022 के लास्ट तक आपको बुलेट ट्रेन चलती भारत में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर हमारा अहमदाबाद एंड मुंबई। पहला का आंसर क्या हुआ? डी। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 1600 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 31 दिसंबर सन 1600 में इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। इसे ब्रिटेन की जो महारानी थी उस टाइम पे उन्होंने इसको छूट दी कि तुम जाओ भारत में व्यापार करो, 21 सालों के लिए एक छूट दे दी थी। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर की सभा में आए और उन्होंने सूरत में कंपनी खोलने के लिए परमिशन मांगी थी। ठीक है, और 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी परमानेंट फैक्ट्री खोली थी। कहाँ पे? सूरत में। और उसके कुछ समय बाद चलते इन्होंने हमारे यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हमारा? ए, 1600 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1822 में। शुरुआत में जो कंप्यूटर बना था वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज से बना था, मतलब कुछ कैलकुलेट करने के पर्पज से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, चार्ल्स बेबेज इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, जो कि हमारा वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में ये बेसिकली आपका जनपथ जो रोड है वहां के पास में है ये। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 15 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? उस समय के गवर्नर जनरल के द्वारा, जो कौन थे? आरसी राजा गोपालचारी के द्वारा कराई गई थी। ठीक है, और 18 दिसंबर 1960 को इसको पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था, आम नागरिकों के लिए। इसका आंसर क्या है आपका? सी, दिल्ली इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि हमारा वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ। एक लोग एक राज्य एक नेता की नीति किसकी थी? ये थी आपकी हिटलर, जो कि आपके एडोल्फ हिटलर। ठीक है, इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। 1933 में ये जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसका आंसर क्या है आपका? बी, हिटलर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन, जो कि हमारा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ शार्क। शार्क जो एक समूह है उसके कितने सदस्य हैं, तो उसमें कितने देश सदस्य हैं? तो सबसे पहले तो शार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये आपकी शार्क की पहले तो फुल फॉर्म हो गई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना ढाका में 8 दिसंबर 1985 में करी गई थी, ढाका में। और जिसका सेक्रेटरीट है वो आपकी, उसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 में करी गई थी। कहाँ पे? काठमांडू में।
काठमांडू कहाँ पे आपका? काठमांडू आपके नेपाल में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कितने सदस्य हैं। तो सदस्य हैं इसके 8। आठों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आठों के नाम आपको बताता हूँ, लाइन से बताता हूँ। अफगानिस्तान, फिर आएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आएगा आपका भूटान, फिर आएगा आपका इंडिया, मालदीव्स, मालदीव के बाद नेपाल, नेपाल के बाद दो बज गए हैं, वो हैं आपके, एक है आपका पाकिस्तान और एक है आपका श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी, 8 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन जो कि हमारा, मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट। मोहन बगान किस खेल की टीम है? ये है आपकी फुटबॉल की टीम। इसे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब की टीम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1879 में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी, फुटबॉल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन जो कि हमारा, द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वो है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, जिसकी एवरेज डेप्थ जो वो है आपकी 4200 मीटर की एवरेज डेप्थ है। और अगर पूछा जाए कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है, तो वो है आपका मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच, इसकी डेप्थ कितनी है? मरियाना ट्रेंच की जो डेप्थ है वो है आपकी 11,033 मीटर। इसका आंसर क्या है हमारा? डी, पैसिफिक ओशियन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन जो कि हमारा, हु वॉज द फादर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? वो थे आपके लेनिन। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर पुतिन नहीं, जो अभी करंट रशिया के प्रेसिडेंट है वो नहीं, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये फाउंडर थे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के। और जो रशियन रिवोल्यूशन वो कभी स्टार्ट हुआ था? वो था आपका 1917 में, रशियन रिवोल्यूशन। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट था 20th सेंचुरी के अंदर। बेसिकली क्या था, जिसने क्या किया था, जो बहुत सालों से यहाँ पे सेंचुरी से जो मोनार्की सिस्टम चली थी रशिया में, उसको खत्म किया था। और उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म करी गई थी। रशियन रिवोल्यूशन का रीजन क्या था? उसका एक एम था कि रशिया में सोशलिस्ट सोसाइटी लानी है, मतलब समाजवादी समाज ला के देना है। ये था जो आपका 1917 में जो रशियन रिवोल्यूशन था उसका मेन एम। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए, लेनिन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो है आपके गुजरात में। गुजरात में कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। वहां पे आपका क्या है? अक्षरधाम टेम्पल है। यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। हाइट की बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो है 32 मीटर। लेंथ की बात करूं तो वो है 73 मीटर। और ब्रेथ की बात करूं तो वो है आपकी 39 मीटर। इसको बनाने के लिए 6000 गुलाबी बलुआ पत्थर जो राजस्थान से आए थे उनका यूज हुआ था। इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी 14 दिसंबर 1979 में। और ये कंप्लीट कब हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था आपका कंप्लीटेड इन 1981। तो इसका आंसर क्या हमारा? डी, गुजरात इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। इसका आंसर तो आप बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हो। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की मैं अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो वो है कितनी? मैं अगर 2021 के डाटा की बात करूं तो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 24.1 करोड़ लगभग। सबसे ज्यादा तो आपको बता दिया यूपी, सेकंड नंबर में से महाराष्ट्र का नाम आता है। अगर मैं पूछूं लीस्ट कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, तो लीस्ट में नाम आता है आपका सिक्किम का। और सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? वो आपकी है 6.63 लाख। तुम बोलोगे इससे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के एक जिले की होती है, जितनी उसके पूरे राज्य की है। और आपने ध्यान दिया ही होगा। तो इसका आंसर क्या हमारा? सी, उत्तर प्रदेश का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा, विच अमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की राजधानी है? तो वो है आपकी रायपुर। रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगर पूछा जाए कि बाकी, तो बिलासपुर किसी की राजधानी नहीं है। हैदराबाद आपकी तेलंगाना की है राजधानी। और जबकि बेंगलुरु है वो है आपकी कर्नाटका की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है हमारा डी, रायपुर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि हमारा,
व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? वो है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। ये कहाँ पे है? ये आपके राजस्थान में है। कितनी लंबी है? 649 किलोमीटर लंबी है ये। इसकी जो लाइन था उतनी है, जिसमें से 167 किलोमीटर तो ये पंजाब हरियाणा में है, इसका फैलाव पंजाब एंड हरियाणा में, और जो बाकी बच गया 492 किलोमीटर वो आपका राजस्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, इंदिरा गांधी कैनाल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 14 क्वेश्चन जो किया हमारा, द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहली बात तो उपराष्ट्रपति भारत में दो होते हैं मेन, एक राष्ट्रपति फिर उनके नीचे आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। उपराष्ट्रपति किस पोस्ट में होता है? भारत में जो अपर हाउस होता है, उच्च सदन, वो आपका राज्यसभा होता है। राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वो थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और अगर मैं बात करूं करंट प्रेजेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है आपके वेंकैया नायडू जी। ठीक है, इनका नाम पता होना चाहिए। ये होते क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये बेसिकली स्पीकर होते हैं राज्यसभा के। इसका आंसर क्या है आपका? सी, 5 साल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 15 क्वेश्चन जो किया हमारा। तुम्हारा 15 क्वेश्चन है, कलहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कलहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपके साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। कलहारी डेजर्ट का जो अगर मैं मतलब पूछूं, कलहारी का मतलब क्या होता है? कलहारी का मतलब होता है ग्रेट थर्स्ट, मतलब बहुत प्यासा एक तरीके से। कलहारी डेजर्ट लमसम 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। ये साउथ अफ्रीका के बोस्टवाना, कई सारे नामीबिया के पार्ट को कवर करता है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और ठंडियों में -50 डिग्री सेल्सियस रात में। ये यहाँ की बात है। इसका आंसर क्या है आपका? ए, साउथ अफ्रीका में आपका कलहारी डेजर्ट है। यहाँ हमारा पहला सेक्शन जनरल नॉलेज खत्म होता है। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ, जो कि हमारा जनरल साइंस का। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज? ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई इकाई क्या होती है? देखो पहले बात तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को कहते हैं एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला बोलूं तो वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वर्क एनर्जी एक ही तरह की चीज होती है। इसका आंसर क्या है आपका? बी, जूल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम? आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? आयतन, तो आयतन का होता है क्यूबिक मीटर। आप कभी, तो अगर आप कभी भी किसी का वॉल्यूम निकालते हो तो वो आप क्यूबिक मीटर में उसकी यूनिट देखते हो। इसका आंसर क्या है आपका? बी, बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन? तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो डिफाइन करते हो वो करते हो आप बी से डिनोट करते हो। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला, अगर आपको टेस्ला कुछ याद आ रहा हो तो टेस्ला किसी कंपनी है, किसकी है? एलन मस्क की, जो एट प्रेजेंट वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है। टेस्ला नाम की कंपनी है उसकी। अगर मैं बात करूं एक टेस्ला की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 वीबर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी, टेस्ला इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वां क्वेश्चन जो कि हमारा 1 एचपी यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है? पहली बात तो हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय अ पर्सन और मशीन पर यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब कि
एक पर्सन द्वारा मतलब एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य एक निश्चित समय में उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। जब भी हम मसल्स वाली जो पावर होती है उसको हम हॉर्स की पावर से कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्स पावर हो गया एक तरीके से। इसकी वैल्यू की बात करें तो वो होती है आपको 746 वाट। तो इसका आंसर क्या हमारा बी 746 वाट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहली बात तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। A greenhouse gas is a gas that absorbs and emits radiant energy within the thermal infrared rays। यानी ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो एनर्जी होती है, जो रेडिएंट एनर्जी जो सन देता है आपको, सन की कुछ इंफ्रारेड रेज निकलती है ना, कैसे जो किरणें निकलती हैं उनको जो एब्जॉर्ब कर ले और उनको फिर बाद में वापस एमिट भी करे, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। बेसिकली यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अच्छा सोचो अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस होती तो क्या होता। देखो नाइट्रोजन हमारी 78% होती है हमारे पूरे एनवायरमेंट में, ठीक है। अगर ये ही नाइट्रोजन गैस आपकी अगर जो एनर्जी होती है रेडिएंट और ये जो आपका क्या कहते हैं जो इंफ्रारेड रेज उसको एब्जॉर्ब करती और उसके बाद में एमिट भी करती, तो बेसिकली क्या होता हमारे पूरे जो हमारा जो पूरा अर्थ उस पर गर्मी गर्मी रहती, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ही है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में ग्रीन हाउस नाइट्रोजन जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। इसका आंसर क्या है आपका बी नाइट्रोजन इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन जो कि हमारा Which of the following substance is a poor conductor of electricity but good conductor of heat। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, बिजली का तो कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है, मतलब ऊष्मा का सुचालक होता है, तो वो है आपका मिका, जिसको आप आवर्धक भी बोलते हो, ठीक है। मिका का इस्तेमाल आप बेसिकली देख सकते हो कैपेसिटर बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर क्या होता है जो आपके बेसिकली चार्ज को स्टोर करता है। आप अपने कई सारे घर में टीवी होगा फ्रिज होगा उनमें कैपेसिटर लगा होता है, तो वो मिका का ही बनाता है ज्यादातर। आंसर क्या आपका डी मिका इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन जो कि हमारा ईटिंग सोडा इज, खाने का सोडा क्या है। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे लिखते हैं NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या है बी सोडियम बाइकार्बोनेट का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन जो कि हमारा द गैस यूज फॉर राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इन एन आर्टिफिशियल मैनर। हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। वो होती है एसिटाइलिन। एसिटिलीन जो गैस होती है ये आप जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उसको पकाते हो, इसमें क्या होता है इसमें आर्सेनिक और फॉस्फोरस होता है। जब भी कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर मतलब नमी के कांटेक्ट में आता है तो वो एसिटाइलिन गैस बनाता है। मैंने क्या बताया इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, इट कंसिस्ट मतलब इसके अंदर होता है क्या क्या, एक आर्सेनिक होता है और दूसरा होता है फॉस्फोरस, ठीक है। जब भी वैन कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इथिलीन एथिलीन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं करते। तो आंसर क्या आपका ए एसिटाइलिन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड, में से कौन एक ठोस है। तो आयोडोफॉर्म जो होता है वो एक ठोस होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर कीटनाशक में और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म का आपको पता है, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल ना करते हो, जैसे किसी को भाई बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा। इथाइल अल्कोहल जो होता है ये अल्कोहल बनाने के काम में इस्तेमाल होता है और ईथर का इस्तेमाल भी ज्यादातर जैसे क्लोरोफॉर्म में करते हैं वैसे ही करते हैं। तो इसका आंसर क्या आपका आयोडोफॉर्म आपको सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर क्या आपका बी आयोडोफॉर्म इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाई इज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कॉमन कोल्ड नॉट वेरी इफेक्टिव। आम सर्दी के खिलाफ टीकाकरण बहुत प्रभावी क्यों नहीं होता। उसका रीजन है अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ राइनोवायरस इज प्रेजेंट देयर बाय मेकिंग इम्यूनाइजेशन इनफेक्टिव। जो आपका नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है इसके बहुत सारे स्ट्रेन पाए जाते हैं, जैसे कि आप प्रेजेंट देख रहे हो तो कोरोना इसकी कई सारे स्ट्रेन बनते आ रहे हैं, जैसे कि पहले नॉर्मल था फिर अभी जल्दी में कौन सा चल रहा है आपका ओमिक्रॉन चल रहा है, तो ये वेरिएंट है तरीके से स्ट्रेन हो गया। तो ऐसे कॉमन कोल्ड के भी बहुत सारे स्ट्रेन पाए जाते हैं, इसलिए इम्यूनाइजेशन सही से इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर क्या आपका सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन जो कि हमारा द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ फूड डाइट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। खाद्य आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मतलब आपके टिश्यूज या बोन्स या मसल्स उसके लिए होता है प्रोटीन का इस्तेमाल। प्रोटीन बेसिकली किस खाने में होता है आपका मीट एग फिश मिल्क इनकी तरह के प्रोडक्ट सोयाबीन इन सब में होता है। इसका आंसर क्या आपका सी ग्रोथ एंड रिपेयर में रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन जो कि हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉज एनीमिया। किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है। ये होता है आयरन की कमी से। एनीमिया में क्या होता है बेसिकली जब आपके रेड ब्लड सेल जो आपके लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कम होने लग जाती हैं आपके ब्लड के अंदर,
तो उस टाइम पे एनीमिया हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं एनीमिया के? आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, थका थका सा लगने लग गया है, तो एनीमिया के कुछ सिम्टम्स है। इसका आंसर क्या आपका बी, आयरन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, सबसे बड़ी सबसे लंबी? वो होती है फीमर। फीमर कहाँ की हड्डी होती है? थाई बोन। इसको आप थाई बोन भी बोलते हो। जो आपकी जांग की हड्डी होती है वो फीमर होती है। इसका आंसर क्या आपका डी, फीमर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं आपके 29वां क्वेश्चन जो कि हमारा द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन चिल्ड्रन कॉजेज रिकेट्स। बच्चों में निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? वो होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? जब रिकेट्स होता है तो रिकेट्स में ना उनके हाथ पैर कमजोर होने लग जाते हैं। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? सनलाइट, सूरज की रोशनी। आपने अगर गौर करो, जो बच्चे बाहर थोड़ा घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनकी वो एकदम थोड़े मजबूत से रहते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। जो बच्चे एकदम घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, धूप में जाते ही नहीं है, तो उनकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि जो आपकी सनलाइट है वो मेन सोर्स है विटामिन डी का। तो इसका आंसर क्या आपका सी, विटामिन डी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी डज निमोनिया इफेक्ट। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो करता है लंग्स को इफेक्ट। इसमें क्या होता है? बेसिकली लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाता है या कई बार स्वेलिंग हो जाती है, तो वो इसकी इफेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आपका ए, लंग्स इसका आंसर हो गया। यहाँ हमारा सेक्शन बी जनरल साइंस खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ जो कि हमारा मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन 40 by 60 मीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ 120 मीटर by 160 मीटर। एक आयताकार क्षेत्र आयाम 120 मीटर 160 मीटर से 40 मीटर 60 मीटर आयामों के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं? ऐसे मान के चलो कि आपके पास एक बहुत बड़ा प्लॉट है जो 120 160 का है, मतलब 120 उसकी लेंथ हो गई, ऐसे बोल लो, और ब्रेथ हो गई 160। फिर कहता है वो उसमें से कमरे निकालने, कितने कितने कमरे निकलेंगे? कमरे की जो लेंथ होगी वो 40 मीटर की होगी और ब्रेथ हो जाएगी आपकी 60 मीटर, तो कितने निकलेंगे? तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्लॉट्स। मैं ऐसे बता लेता हूँ। तो क्या करेंगे, जो L इंटू बी है उसको डिवाइड कर दो इसके L इंटू बी से, आ जाएगा आंसर। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 40 एकम 40, 40 चौके 60, कितना आंसर आया? 2 चौके 8, तो कितने निकलेंगे? 8। इसका आंसर क्या है? डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन जो कि हमारा, तो 32वां क्वेश्चन है इफ परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 20 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ बेस इज। यदि एक समकोण त्रिभुज की लंब जो है वो 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर, तो आधार की लंबाई निकालनी है। पहली बात तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया दे रखा है आपको 20, हाफ इंटू बेस निकालना है, हाइट है आपकी 8, निकालना क्या है? बेस 20 इंटू 2 अपॉन पे 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, आंसर आ गया आपका 5। तो 5 सेंटीमीटर बेस हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, ए इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन जो कि हमारा HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड LCM इज 693 इफ वन नंबर इज 77 फाइंड द अदर नंबर। दो संख्याओं का HCF दे रखा है और LCM दे रखा है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का जो गुणनफल होता है वो होता है आपके LCM इंटू HCF के इक्वल में। ये है आपका 11 इंटू में 693 और ये हो जाएगा आपके 77 इंटू पे x, ये निकालना है हमें। तो x निकालो, 11 इंटू 693 अपॉन पे 77, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, कितना आंसर आया? 99। तो बी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट विल बी द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है आपकी 4 बार 9, और स्मॉलेस्ट क्या होती है 4 नंबर की? वो होती है आपकी 1 आगे में 3 बार 0। तो ऐड करो 9 9 9 और ये 10, तो 10 9 99, तो इसका आंसर क्या हुआ? डी इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन जो कि हमारा इफ 20 पीपल कैन डू अ वर्क इन 20 डेज देन इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 40 पीपल। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 40 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसका तरीका होता है, देखो ये हम तरीका अप्लाई करते हैं। 20 आदमी 20 दिन में करते हैं, 40 आदमी x दिन में करेंगे। देखो बेसिकली क्या होता है, मैंने बता रखा है कि अगर आपको लगता है कि अगर मैंने ये बढ़ाया है तो ये घटेगा, अगर मैंने आदमी बढ़ा दिए तो दिन घटेंगे, तो इसमें लगता है इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स। एक्स निकालना है तो 20 इंटू में 20 अपॉन पे 40, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2 से काटोगे तो 10, कितने लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे
36 क्वेश्चन जो कि हमारा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज 7, 14, 28, 56। मतलब क्या हो रखा है यहाँ पे, अगर देखोगे तो यहाँ पे चल रहा है 2 का गुणज, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। तो कितना आंसर आया? सी। सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 37 क्वेश्चन जो कि हमारा इफ राज बाउट एन अम्ब्रेला फॉर RS 100 एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ RS 10 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अम्ब्रेला। राज ने 100 रुपए का एक छाता खरीदा, मतलब सीपी हो गई उसकी 100, 10 रुपए के लाभ पे प्रॉफिट हो गया 10। निकालना क्या है? एसपी। एसपी क्या होता है? सीपी प्लस पे प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस पे 10 मतलब हो गया 110। तो कितना आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आ गया आपका सी। सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 38 क्वेश्चन जो कि हमारा अ सम ऑफ मनी बिकम्स 900 इन 4 years एट 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक धनराशि ब्याज पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है। राशि क्या है? मतलब क्या करना चाह रहा है? प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट आपको पता है 900, रेट आपको पता है 5%, टाइम पता है 4 साल, और बस इतना ही पता है आपको। तो कैसे करते हैं? एसआई के उस पे है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ए बराबर क्या होता है? पी प्लस पे एसआई होता है, इस फॉर्मूला को पता ही है, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस पी, मतलब 900 माइनस पे पी, और पी तो पी है ही। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एसआई बराबर है पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन पे 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एसआई के बदले में रखो 900 माइनस में पी इज इक्वल टू पी पता नहीं है, आर की वैल्यू है 5, टी की वैल्यू है 4 अपॉन पे 100। ऐसी होगा ना, 5 एकम 5 20 बार में कट गया, 4 एकम 4 5 बार में कट। तो ये बनेगा आपका 900 माइनस पे पी बराबर पे पी बट्टे पे 5। तो जैसे बनेगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन सकता है? ये बनेगा आपका 4500 माइनस में 5 पी बराबर पे पी। पी वहाँ जाएगा तो 4500 बराबर हो जाएगा आपका 6 पी। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4500 बट्टे पे 6। कटिंग करोगे तो 6 सत्ते 42, फिर बचेगा 3 जीरो, फिर 6 पंजे 30, 750। तो ए इसका आंसर हो गया, 750 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया अमाउंट। आगे बढ़ते हैं हमारे 39 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य क्या होगा? क्या पूछना चाह रहे हैं? पहले नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। 5 हो गए, बट्टे पे 5 ऐड करोगे तो 25 बट्टे पे 5। कितना आंसर आया? 5 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या है? ए। 5 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 40 क्वेश्चन जो कि हमारा तुम्हारा 40 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट में 0.8 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 0.8 रूट के अंदर का मान ज्ञात करना है, 3 दशमलव स्थानों से सही बताना है। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको पहले आसान तरीका बताता हूँ। देखो बेसिकली कैसे करते हैं, हमें निकालना है 0.8 का स्क्वायर रूट। तो ऐसे लिखा, ऐसे बनाया, 0 बोल जाओ, पॉइंट पॉइंट लगाया, 8 आता है आपका कितने में? 8 आएगा आपका यहाँ पे, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर उतारने होते हैं तो एक 0 आ गया, 80 भी तो बोल सकते हो उसको। तो ये बनेगा 8 के टेबल में, 8 अट्ठे होता है 64, बचेगा 16। अब ऊपर से उतरेंगे एक साथ में 2 नंबर, तो ये हो गया 1600। कैसे करेंगे? 8 और 8 होता है 16। अब ऐसा कोई नंबर सोचो जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इसके नज़दीक बन जाए, या ये बन जाए। तो 9, अगर मैं 100 मतलब 69 को ही 9 से गुना करूंगा तो मैं जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1521। फिर माइनस करो तो आंसर आएगा आपका 79। फिर बार 2 जीरो उतार लो, और 169 में 9 ऐड करो तो वो बनेगा आपका बेसिकली 178। अब ऐसा नंबर सोचो जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कुछ इसके नज़दीक बन जाओ, तो वो है आपका 4। अगर आप 1784 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 700 136, बचेगा कितना? 764। आगे और बढ़ा सकते हो, हमें 3 डिजिट बोला था तो इसका 0.894 आंसर आ गया। एक और तरीका है बेसिकली करना आपको उसमें भी यही पड़ेगा, बट उसको थोड़ा आसान कर सकते हो आप। वो ऐसे होगा, उसमें क्या होगा, जैसे कि 0.8 बोला है ना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा 100 से और डिवाइड भी करूँगा 100 से। ये पूरे पे रूट है, तो क्या हो जाएगा इससे? ये बन जाएगा आपका 80 बट्टे पे 100 का रूट। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 80 बट्टे पे 10 रूट का 80। तो रूट का 80 अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो फिर घूम फिर के इसका आंसर यही बनने वाला है। तो 2 तरीका आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप वो अप्लाई कर सकते हो। इसका आंसर क्या हमारा? डी। इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 41 क्वेश्चन है जो कि हमारा सैलरी ऑफ अ मैन
was as 20,000. The same was increased by 14%. Find the new salary. एक आदमी का वेतन 20,000 रुपये था, वहीं 14% की वृद्धि की गई तो नया वेतन खोजे। देखो 100% में 20,000 था, 14% वृद्धि हुई है तो 114% ऑफ 20,000 निकाल लो, मिल जाएगा आपका आंसर 114 अपॉन 100 इंटू पे 20,000। 2 से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 कम 2 आगे में 2 जीरो 22,800 इसका आंसर हो गया, मतलब डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 42 क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए आसान तरीका तो मैंने आपको एक मेथड बताया था अभी, वो वाला तरीका है 1681 निकाल लो ऐसे करके। पहला ऑप्शन है तो 16 कितने बार में, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 16 कट गया, उतरेगा 81, 4 और 4 होता है 8। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाए, तो 1 ही है, तो 1 हो गया 1, 81 कट गया, आंसर कितना आया 41। तो पहले ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है ए। वैसे आप चेक कर सकते हो इसी तरीके से, अगर रिमाइंडर कुछ आ गया तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे 43 क्वेश्चन जो कि हमारा इफ 5 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर इट बिकम्स 6 देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या के दोगुने में 5 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5 6 हो जाती है, तो संख्या क्या है। माना संख्या बराबर x, अगर मैं इसके डबल में 5 जोड़ दूं तो बन जाएगा 6, तो संख्या बतानी है तो 6 माइनस 5, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2 मतलब 0.5, कितना आंसर हुआ ए, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 44 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 496 इज डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं 6 से 496 डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 6 8 जा 48 बचेगा 1 6, 6 2 जा 12 बचेगा 4, तो 4 रिमाइंडर आ गया, कितना आंसर आया सी, सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 45 क्वेश्चन जो कि हमारा 25% ऑफ 100 क्या होता है, 25 अपॉन 100 इंटू पे 100, 100 से 100 कट गया, क्या आंसर आया 25, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका सी 25 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेशन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेशन डी की तरफ जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस। तुम्हारा 46 क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम मैनर एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से। जैसे स्टैचू का है साइज तो सॉन्ग का क्या होगा, मूर्ति बनती है आकार से, तो गीत किससे बनेगा, धुन से, तो ट्यून, तो इसका आंसर क्या हुआ डी, ट्यून इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 47 क्वेश्चन जो कि हमारा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वुमेन इज रिटन एज OWMNE, हाउ विल नोट्स बी रिटन। एक निश्चित भाषा में वुमेन को लिखते हैं OWMNE, मतलब इन्होंने क्या बोला WOMEN को इन्होंने लिखा OWMNE, इसी तरीके से नोट्स को कैसे लिखेंगे देखते हैं। उन्होंने क्या करा, W यहाँ लिख दिया, O यहाँ लिख दिया, तो ऐसे हम भी लिख देते हैं, N यहाँ O यहाँ मतलब ON, T का T, M का M था जैसे कि, फिर E यहाँ N यहाँ, तो ऐसे ही S यहाँ और E यहाँ, तो क्या आया ONTSE मतलब C, C इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन जो कि हमारा सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में को प्रतिस्थापित कर देगा। क्या क्या है, 2 7 14 23 डैश 47, गैप कितने का है 5 का, 7 का, 9 का, यहाँ 11 का होगा, यहाँ 13 का होगा, तो 23 में अगर 11 ऐड करो तो कितना आएगा 34, तो इसका आंसर कितना हुआ सी, 34 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 49 क्वेश्चन जो कि हमारा सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कर सकता है। KLMN, तो अगला हुआ O, भाई ऑप्शन तो O का एक ही है तो हमारा आंसर तो हो गया, बट आपके पास टाइम है कंफर्मेशन करना चाहे तो आगे भी देख लेते हैं। PQRS तो फिर T, ABCD फिर E, कंफर्मेशन मिल गया, हाँ मिल गया, आंसर क्या है ए, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन है, कहता क्या है फाइंड द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला क्या है 720 120 24 8 2 1 1, चले एक एक कम एक, एक दूनी 2, 2 तिया, फिर वही जो भी होगा, फिर चौक पंचे छिक्के, एक कम एक सही है एकदम, एक दूनी 2 सही है, 2 तिया 8 नहीं होता 6 होता है, चेक कर लेते हैं। फिर 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 छिक्के 720, मतलब क्या है ये गलत था यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हमारा बी 8 हमारा गलत है। तो यहाँ हमारा ARO हमीरपुर का प्रीवियस पेपर खत्म होता है। आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपके लिए और भी काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर तैयार कर रखे हैं पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी।
जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हमने आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सेट तैयार कर रखे हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जाइए अटेम्प्ट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जेनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके।